ओके जी। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा सेमिनार का यूनिट नंबर 1, रोल ट्रांजिशन। तो रोल ट्रांजिशन में चैप्टर के अंदर जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रोल की टर्म जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है और ट्रांजिशन क्या होता है। ठीक है, तो रोल क्या होता है? रोल जो होता है वो सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है, कुछ एक्सपेक्टेशंस जो कि सोसाइटी एज्यूम करती है, जो कि सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है किसी पर्सन से कि अगर वो इस पोजीशन पे है तो वो ये वाला रोल परफॉर्म करेगा। ठीक है, अगर वो इस ऑक्यूपेशन पे है तो वो ये वाला रोल परफॉर्म करेगा। तो वो कुछ एक्सपेक्टेशंस जो कि सोसाइटी जो है वो किसी पर्सन से रखती है, वो उसका रोल होता है। ठीक है, और ट्रांजिशन किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रांजिशन जो होती है वो एक मूवमेंट होती है। मूवमेंट होती है, आप कह लें कोई डेवलपमेंट है या एवोल्यूशन है किसी की भी, एक स्टेज से किसी दूसरी स्टेज के अंदर, तो उसको हम कहते हैं ये हमारी तो रोल हो गया। रोल का वर्ड हमने डिस्कस कर लिया कि रोल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है। और ट्रांजिशन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एक चेंज को, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चेंज को जो है वो ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करती है। तो रोल ट्रांजिशन की एक टर्म है जो हमने डिटेल से जो है वो आज डिस्कस करना है। इसमें से हम इसका ओवरव्यू लेंगे, इसमें जो मेन मेन पॉइंट्स होंगे हम वो डिस्कस करेंगे। रोल ट्रांजिशन में सबसे पहले जो है वो आपने अंडरलाइन कर लेना है जिस चीज को, वो ये जो है जस्ट रीड करने वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से जो है वो हमारा मेन स्टार्ट होता है कि ट्रांजिशन क्या चीज होती है। ट्रांजिशन की सबसे पहले डेफिनेशन है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस चीज को जो है वो हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, ट्रांजिशन में सबसे पहले आ जाता है कि हमारे पास ट्रांजिशन की डेफिनेशन है। ट्रांजिशन आर पैसेजेस और चेंजेस फ्रॉम वन सिचुएशन, कंडीशन और स्टेट टू अनदर दैट अकर ओवर टाइम। ट्रांजिशन क्या है कि चेंज है, एक सिचुएशन से, एक कंडीशन से या एक स्टेट से दूसरी सिचुएशन में, दूसरी कंडीशन में अगर आप जा रहे हैं तो वो क्या है? आपका ट्रांजिशन है। ठीक है, ट्रांजिशन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांजिशन की चार टाइप्स हैं। ठीक है, आपने इसको नोट कर लेना है। ट्रांजिशन की कितने टाइप्स है? चार। एक है डेवलपमेंटल, ठीक है, एक है सिचुएशनल, एक है हमारे पास हेल्थ इलनेस वाली, और एक है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल। तो ये चार जो है वो ट्रांजिशन की टाइप्स है। मेन डेवलपमेंटल ट्रांजिशन मतलब कि एक इंसान जो है वो अपनी डेवलपमेंट की स्टेज की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ वो इन्फेंट से जो है वो टोडलर में जा रहा है, टोडलर जो है से अडल्ट में जा रहा है। ठीक है, डेवलपमेंटल चेंजेस आ रही हैं। ये कह लें कि एक बिकमिंग अ पेरेंट, ये जो भी है एक डेवलपमेंटल चेंज है। उसके बाद सिचुएशनल चेंजेस आ जाती हैं, जिस तरह कि आप पहले स्टूडेंट थे, फिर आपने ग्रेजुएट जो है वो अब बन गए, उसके बाद अपना कैरियर स्टार्ट करेंगे, इस तरह से सिचुएशनल चेंजेस आ जाती हैं। उसके बाद हेल्थ इलनेस चेंजेस आती हैं कि इंसान जो है वो एक इलनेस के पास जो है वो इलनेस से गुजर के फिर दोबारा से जो है वो सेहतयाब हो जाता है, इस तरह से हेल्थ इलनेस चेंजेस आ जाती हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांजिशन आ जाती हैं, यानी आप पहले एक एम्प्लॉय होते हैं, फिर आप लीडर बन जाते हैं। ठीक है, फिर आप बॉस की कंडीशन में जो है वो चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो है वो ट्रांजिशन की स्टेज जो है वो आती रहती है। तो चार स्टेजेस हैं ट्रांजिशन की, और ट्रांजिशन की डेफिनेशन करनी है हमने इस पैराग्राफ में से। नेक्स्ट उन्होंने सिर्फ ये मेंशन किया हुआ है कि ट्रांजिशन जो होता है वो डिजायर्ड भी होता है और अनडिजायरेबल भी होता है, यानी चेंज जो है वो, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमें पसंद आते हैं। जैसे आपने कोई एग्जाम जो है वो पास कर लिया तो वो आपको पसंद आएगा, लेकिन कुछ अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं, जिस तरह की अगर किसी की डेथ हो जाए तो वो जो है वो अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ट्रांजिशन को इफेक्ट करते हैं, यहाँ पे मेंशन है, वो आपने देख लेने हैं कि फैक्टर्स जिसमें लेवल ऑफ नॉलेज आ जाता है, स्किल आपके अंदर कितना नॉलेज है, कितना स्किल है कि आप उस ट्रांजिशन स्टेज में जो है वो फुलफिल हो सकते हैं, पूरे आ सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर कितनी जो है वो अडेप्टेशन करने की पावर है बेसिकली। तो इसके अंदर जो है वो उन्होंने यही बताया कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। नर्सिंग के अंदर ट्रांजिशन का लिखा होगा है कि जब आप पहले एंटर होते हैं कैरियर में, कॉलेज के अंदर एंटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो है वो अपना इंटर्नशिप का पीरियड जो है वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट में चले जाते हैं। तो जब आप ये भी चेंजेस स्टेजेस के अंदर जो है वो चेंज आता रहता है। तो ये भी जो है वो ट्रांजिशन जो है वो नर्सिंग के अंदर भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो इवेंट है। ठीक है, इसके अंदर जो चीज इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो स्ट्रेस फेस करना पड़ता है न्यू ग्रेजुएट्स को, ठीक है, वो कौन कौन सा था? कम्युनिकेशन, ये चीज ये वर्क इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिकेशन, यानी फिजिशियन के साथ कम्युनिकेशन करनी हो या शिफ्ट रिपोर्ट में पेशेंट के साथ अगर बात करनी हो, तो इसमें जो वो उनको, जो न्यू ग्रेजुएट्स होते हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल होती है। ठीक है, उसके बाद लीडरशिप है कि आप किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते जल्दी काम। ठीक है, उसके बाद एंजाइटी वगैरह होती है उनको। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, उसको फॉलो करना होता है, उसमें उनको मुश्किल होता है। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग है कि वो कोई डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते। ठीक है, कोई क्रिटिकल नॉलेज या कोई क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज हो तो उसमें न्यू ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसमें भी जो है वो उनको मुश्किल होती है। उसके बाद स्पेसिफिक सिचुएशंस आ जाती हैं, यानी कुछ इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं, इमरजेंसी की सिचुएशंस हैं
उसमें जो है वो पेशेंट को मैनेज करना है, तो वो जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है उनके लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, उनके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स अभी इतनी ज्यादा नहीं आई होती। तो ये कुछ जो है वो स्ट्रेसर्स हैं जो कि न्यू ग्रेजुएट्स को फेस करना पड़ते हैं। ये बॉक्स आपने अच्छे से करना है। उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है नेक्स्ट हमारे पास, वो इसका जो है वो रियलिटी शॉक है। रियलिटी शॉक जो है वो क्या होता है, रियलिटी शॉक की एक टर्म यहाँ पे उन्होंने बताई है। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन आपने अंडरलाइन करनी है। रियलिटी शॉक क्या होता है, एक ऐसी टर्म है जो कि डिस्क्राइब करती है रिएक्शन एक्सपीरियंस्ड व्हेन वन मूव इनटू द वर्क फोर्स। यानी आप पहले कॉलेज में स्टडी कर रहे थे, अब आपने कहाँ जाना है, अपने वर्क प्लेस वाले इन्वायरमेंट में जाना है, हॉस्पिटल की तरफ जाना है, ठीक है। तो जो एजुकेशन वाला ईरा था वहां से गुजर के आपने अपने वर्क प्लेस वाले इन्वायरमेंट में जब शिफ्ट होना है, तो उसको हम कहते हैं वहां तब एक इंसान की जो चेंजिंग की स्टेज होती है उसको रियलिटी शो कहते हैं। रियलिटी शो की जो इजी एक डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ कि रियलिटी शो क्या था, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। और ये कब होता है, रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन। यानी रियलिटी और जो आपने एक्सपेक्ट किया होता है और जो आप जब जाते हैं तो आपको रियलिटी फेस करनी पड़ती है, उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है ना, उसको जो है उससे जो है रियलिटी शॉक ओरिजिनेट होता है, ठीक है। यानी आपने पहले आप कॉलेज में पढ़ते थे तो आपने सोचा हुआ था कि क्लिनिकल का जो काम है वो बहुत ईजी है, ठीक है। तो आपने ये एक्सपेक्टेशन थी आपकी, लेकिन जब आप क्लिनिकल वर्क पे गए तो आपने देखा कि ये तो उससे भी ज्यादा टफ है, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेशन थी आपकी और जो रियलिटी थी उसके दरमियान जो डिफरेंस है, उसकी वजह से जो शॉक है, जो साइकोलॉजिकल फिनोमिना ओरिजिनेट होता है, उसको हम रियलिटी शॉक कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है वो क्रैमर ने कुछ फेजेस दी थी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, क्रैमर की स्टेजेस हैं। क्रैमर ने 1974 में जो थी फेजेस ऑफ रियलिटी शॉक जो थी वो डिस्क्राइब की थी, ठीक है। उसने कहा था कि जो फर्स्ट फेज है, 3 फेजेस उसमें जो थी वो बयान की, तो उसमें सबसे पहले आता है हनीमून फेज है। पहली जो फेज होती है वो हनीमून फेज होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हनीमून फेज में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ठीक है। अभी वो रिसेंट ग्रेजुएट्स हुए होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये काम जो है ना वो बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस, उनको लगता है कि हम अब ग्रेजुएट हो गए हैं, क्लिनिकल वर्क में एंटर हो गए हैं। तो अब जो है वो नर्सिंग स्कूल इज मच हार्डर देन नर्सिंग प्रैक्टिस, यानी जो स्कूल का काम था वो बहुत मुश्किल था, तो अब नर्सिंग प्रैक्टिस जो है वो इजी होगी, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि अब ना तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा, ना एग्जामिनेशन जो है वो देने पड़ेंगे, कुछ भी जो हमें नहीं करना पड़ेगा। तो ये उनके लिए क्या होता है, एक बेड ऑफ रोज का ईरा होता है। अगर हम देखें तो हनीमून फेज यहाँ से आपने अंडरलाइन करना है सबसे पहले कि कैसे देखते हैं नर्सेज जो है वो इसको क्वाइट रोजी समझती हैं, फैसिनेटिंग होती हैं कि, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हम जो है वो क्लिनिकल वर्क में जो है वो एंटर होने वाले हैं, ठीक है। और उनकी ये, लेकिन ये स्टेज जो होती है वो कहते हैं कि ये शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है। जो हनीमून फेज होती है वो क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड फेज होती है। हनीमून फेज होती है, आपने यहाँ पे अंडरलाइन करना है, ये शॉर्ट लिव्ड स्टेज होती है, ठीक है। इसके साथ कोपिंग करने की 2 स्ट्रेटेजीज होती हैं। यानी आप अगर कोप करना चाहते हैं तो ये यहाँ से आपने अंडरलाइन करना है कि आप कोप जो है वो इसके साथ कैसे कर सकते हैं, बाय विथड्रॉइंग और रिजेक्टिंग द वैल्यूज लर्न, ठीक है। ये एमसीक्यूज है कि अगर कोप करना हो इसके इसकी स्टेज में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उसके साथ आपने कोप अप करना है इस स्टेज में, तो आपने कैसे करना है, विथड्रॉइंग और रिजेक्टिंग दी वैल्यूज के थ्रू, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो है कि शॉक एंड रिजेक्शन फेज, ठीक है। शॉक एंड रिजेक्शन फेज होती है, उसमें क्या होता है, शॉक एंड रिजेक्शन फेज में हैज एक्सेसिव मिसट्रस्ट, सबसे पहले बात की मिसट्रस्ट जो है वो डेवलप होता है। उसके अलावा माइनर पेन्स और इलनेस पे जो है वो एक्सपीरियंस ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, एक्सेसिव फटीग हो जाती है, ठीक है। पर्सन जो है वो फील करता है लाइक अ फेलियर, और जो भी अगर छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं उसके लिए वो अपने आप को जो है वो ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद हाइपर क्रिटिकल एटीट्यूड होता है उसका, और जो है वो ज्यादा आउटरीच जो है वो फील करना स्टार्ट कर देता है। ये कुछ पॉइंट्स है जो किसके आते हैं, शॉक एंड रिजेक्शन फेज के। तो इस स्टेज में क्या होता है कि जो पर्सन है वो काम कर करके एग्जॉस्ट हो चुका होता है, यानी कॉन्टिन्यूसली क्लिनिकल से जो है वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है, थोड़ा स्ट्रेट हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है ना ये स्टेज आती है शॉक एंड रिजेक्शन फेज। इसमें क्या होता है कि ये सारी चीजें, यानी वो अपने आप को फेलियर कंसिडर करता है, अपने आप को ब्लेम करता है अपनी मिस्टेक्स के ऊपर, ठीक है। आउटरेज हो जाता है उसका मोरल जो है, ठीक है। और वो काफी ज्यादा जो है ना फटीग, एंगर और फ्रस्ट्रेशन की स्टेज में जो है वो चला जाता है। इसको हम कहते हैं ये पीरियड है शॉक एंड रिजेक्शन फेज का। अब जो नेक्स्ट पीरियड हमारे पास आएगा, नेक्स्ट फेज आती है, उसको हम कहते हैं रिकवरी फेज। रिकवरी फेज में क्या होता है कि इंसान जो है वो चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीख लेता है, जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे होते हैं उसके रोल के अंदर उनको मैनेज करना सीख लेता है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट जो है उसको सीख लेता है काफी ज्यादा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ना वो क्या होता है कि काफी ज्यादा बेटरमेंट जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है। और फिर उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी जो है वो थोड़ा सा ऐड हो जाता है, यानी पहले तो वो बिल्कुल सीरियस था और
जो एंगर था, ठीक है, स्ट्रेस्ड रहता था, लेकिन अब जो है वो सेंस ऑफ ह्यूमर की थोड़ी सी ऐड होना स्टार्ट हो जाती है रिकवरी फेज के अंदर, ठीक है। तो और क्या होता है कि उसकी कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा बेटर होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो थी तीन स्टेजेस थी जो क्रैमर ने दी थी 1974 में। सबसे पहले हमने पढ़ी है कि हनीमून फेज थी, उसके बाद हमारे पास आता है शॉक एंड रिजेक्शन फेज, और थर्ड फेज हमने पढ़ ली रिकवरी फेज, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें इस चैप्टर में जो है वो क्रैमर ने एक और 1974 में 4 ग्रुप्स ऑफ ग्रेजुएट नर्सेज बताए थे, और ये चीजें जो थी वो रिजॉल्व करती हैं रियलिटी शो को, यानी ऊपर वाले जो थी वो रियलिटी शो की स्टेजेस हमने पढ़ी हैं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि टू रिजॉल्व द रियलिटी शो, क्रैमर ने कुछ स्टेजेस बताई थी, कुछ ग्रुप्स बताए थे, उनके नाम बताए, तो फिर आपने ये क्वेश्चन लिखना है। इसमें उसने चार जो थी ना ग्रेजुएट नर्सेस की टाइप्स बताई थी। पहली जो टाइप उसने बताई थी, उसने कहा था ग्रुप वन वो होते हैं जो कि मेड अ लॉट ऑफ फेज, यानी चेंजिंग्स जो है उनकी बहुत ज्यादा होती रहती हैं। वो क्या करते हैं कि वो अपनी प्रेजेंट स्टेट के साथ इतनी कंटेंटमेंट जो है वो तो शो नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये है कि फिर भी वो काफी ज्यादा अपने सिस्टम के अंदर जो है ना वो वर्क करते हैं ताकि हमारा सिस्टम जो है वो बेटर हो जाए, ठीक है। ये वो ग्रेजुएट्स होते हैं जो अपनी लर्निंग जो है वो कंटिन्यूस रखते हैं, ठीक है। और जब वो जो अपने वर्क एरिया ना उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है वो काम करते रहते हैं, ठीक है जी। जो नेक्स्ट ग्रेजुएट्स होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं, इस तरह के ग्रेजुएट्स होते हैं जो कि अपनी नर्सिंग के साथ तो इन्वॉल्वमेंट लिमिट रखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि वो प्रोफेशनल वे में इस तरह से आए होते हैं क्योंकि उनको जो है ना अपनी फैमिली के लिए वर्क करना होता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे जो एक वर्ड आप पढ़ेंगे कि वो यहाँ पे आते हैं टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली, यानी अगर वो काम कर रहे होते हैं तो क्यों काम कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे होते हैं, टू बाय एक्स्ट्रा थिंग्स फॉर द हाउस और टू सपोर्ट माई सेल्फ। तो इस वजह से जो है वो इस प्रोफेशन में जो है वो आए होते हैं, वरना उनकी जो है वो इतनी कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं होती। और जब भी कोई नेगेटिव कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है तो उसकी वजह से वो बर्न आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड ग्रुप है जो कि बेसिकली किस चीज के लिए आया है, जो सिर्फ फैमिली को कुछ प्रोवाइड करने के लिए या अपनी एक्स्ट्रा चीजें जो है वो बोरो करने के लिए आए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप आ जाता है वो कौन सा होता है, इस तरह का ग्रुप आता है जो कि वाकई अपनी जो नीश है ना वो उसके अंदर कंसिडर करते हैं कि नर्सिंग के अंदर ही जो है ना हमने काम करना है, ठीक है। उनको जो है वो कंटेंटमेंट भी होती है काफी ज्यादा, वो काम भी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात नहीं है कि वो नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन उन्होंने अडॉप्ट कर लिया हो, काफी ज्यादा कमिटमेंट शो करते हैं, लेकिन ये है कि वो इतना भी नहीं है कि वो नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन कंसिडर कर लिया, ठीक है। इस तरह से जब भी कोई ज्यादा काम होता है तो वो क्या करते हैं, अपनी शिफ्ट जो होती है वो चेंज कर लेते हैं, जहाँ पे वो पहले काम कर रहे होते हैं ना वहां से अपना यूनिट या शिफ्ट जो है वो चेंज कर लेते हैं। जब भी कोई एक्स्ट्रा काम काम वो करते हैं, लेकिन ये है कि वो फुली अपने आप को जो है वो कमिट उन्होंने नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जब भी कोई ज्यादा काम बर्डन वाला काम होता है तो अपनी शिफ्ट जो यूनिट जो होते हैं वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ वन वाला ग्रुप होता है वो इस तरह का ग्रुप होता है जो कि अपनी फ्रिक्वेंटली जॉब्स जो है वो चेंज करते रहते हैं। यानी पहले तो वो क्लिनिकल वर्क करते हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि मैं इससे ज्यादा बेहतर जो है वो इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, टीचिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो वो बाद में जो है वो स्कूल्स की तरफ जो है वो शिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वहां पे जो है वो उनका ड्रीम होता है कि हम एक हाई प्रोफाइल जो है वो अटेन करें, ठीक है। और आइडियलिस्टिकली स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट जो है वो उसमें जाके काम करें, यानी जो स्कूल का एरिया कॉलेज का एरिया वहां पर जाके। तो स्टार्ट में होते हैं जो वो काम करते हैं अपने क्लिनिकल साइड में, लेकिन बाद में जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं इंस्ट्रक्टर या कॉलेज वाली साइड की तरफ, ठीक है। तो ये जो थी फोर्थ वन जो थी वो टाइप थी जो कि ग्रेजुएट की थी, जो कि ग्रामर ने जो थी वो एक्सप्लेन की थी, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि इस तरह अगर हमने ये लिखा कि सबको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि रियलिटी शॉक जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, लेकिन ये कहते हैं कि इस तरह नहीं होता, ठीक है। साइकोलॉजिकल और फिजिकल सिम्टम्स सबके चेंज होते रहते हैं, हो सकता है कोई स्ट्रेस्ड हो, हेडेक हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट्स और पोस्ट स्टूडेंट ब्लूज आ सकते हैं, लेकिन ये कि सबका जो है वो मैकेनिज्म डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास रोल ट्रांसफॉर्मेशन का जो है वो टॉपिक आ जाता है। रोल ट्रांसफॉर्मेशन में हम यानी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है रोल की, रोल ट्रांसफॉर्मेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि बैनर ने कुछ स्टेजेस दी थी 1984 में। बैनर की स्टेजेस हैं कि नोवाइस से इंसान एक्सपर्ट की तरफ जाता है, यानी उसका रोल जो होता है वो पहले नोवाइस का होता है, फिर वॉइस से एक्सपर्ट बन जाता है। तो वो कैसे बनता है ये हम डिस्कस करेंगे कि नोवाइस जब इंसान बिल्कुल न्यू है, ठीक है, नर्सिंग स्टूडेंट लगा ले या बिल्कुल अभी कोई न्यू नर्स जब एक नई सेटिंग में गई है, तो उसको क्या होगा, उसको कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है, सिचुएशन का कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, उसको जो है वो गाइडेंस चाहिए होती है, ठीक है। और उसके अलावा क्या कि वो उसको डिफिकल्टी फेस करना पड़ती है जो भी वो काम करती है, क्योंकि वो पहले थ्योरी का पढ़ के आई होती है और अब जो है उसने प्रैक्टिकल करना होता है। तो ये तीन चीजें जो है करेक्टरिस्टिक्स किसकी होती है, नोवाइस स्टूडेंट की होती है कि उसको कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं होता,
उसको गाइडलाइन चाहिए होती है, और थर्ड नंबर पे ये कि उसको डिफिकल्टी फेस करना पड़ती है जब भी वो थेरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को जो है वो पेशेंट के केयर के ऊपर अप्लाई करती है। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेज आती है एडवांस बिगनर की। एडवांस बिगनर कौन से स्टूडेंट्स होते हैं? जो कि लास्ट सेमेस्टर में होते हैं, ठीक है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स या जो ग्रेजुएट हो चुके होते हैं, ठीक है, वो एडवांस बिगनर होते हैं। यानी वो तकरीबन एक्सेप्टेबल केयर तो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो उनको क्या, उनको थोड़ा सा प्रीवियस एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि वो अपनी सिचुएशन के अंदर जो है उसको लगा के तो सिचुएशन को हल कर सकें। इसके अलावा उनको कुछ प्रिंसिपल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स को वो अंडरस्टैंड कर सकें। और उसके बाद जो है वो उनको जो है वो रूल्स वगैरह जो है, रूल्स प्रिंसिपल्स जो है वो चाहिए होते हैं, ठीक है। अब हमने चार जो है करेक्टरिस्टिक्स इसकी पढ़ ली हैं कि लास्ट सेमेस्टर नर्सिंग स्टूडेंट्स को जो है वो मैनेजेबल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रीवियस एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उनको प्रिंसिपल्स चाहिए होते हैं, उनको रूल्स के जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये चार करेक्टरिस्टिक्स होती हैं एडवांस बिगनर की। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्पिटेंट आ जाते हैं, ठीक है। कॉम्पिटेंट में वो लोग आते हैं जिनको 2 या 3 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि इनकी प्लानिंग स्किल्स अच्छी हो जाती है, ठीक है, ये प्लान कर सकते हैं कुछ भी, और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग पेशेंट को देकर जो है पेशेंट के लिए बेटर प्लान जो है वो बना सकते हैं। और इसके अलावा ये कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस जो होती हैं, ठीक है, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अगर वो हो भी गई है तो उसको मैनेज अच्छे से कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोफिशिएंट आ जाते हैं। प्रोफिशिएंट कौन होता है कि नर्स क्लिनिशियन या जो नर्सिंग फैकल्टी के जो मेंबर्स होते हैं जो काफी देर से होते हैं वहां पे, वो क्या करते हैं कि वो सिचुएशन को एज अ होल देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो एंटिसिपेट्स कर सकते हैं इवेंट को जो है वो, एंटिसिपेटरी इवेंट्स जो होते हैं उनको भी डेमोन्स्ट्रेट करने की एबिलिटी उनके अंदर होती है, ठीक है। और इसके अलावा वो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जो है यानी डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये तीन करेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रोफिशिएंट की है, यानी वो सिचुएशन को एज अ होल देख सकते हैं, वो एबिलिटी होती है उनके अंदर कि वो एंटिसिपेट कर सकते हैं इवेंट्स को, और तीसरी बात ये है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपर्ट्स आ जाते हैं। एडवांस प्रैक्टिस नर्स क्लिनिशियंस होते हैं, ये फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, वो एक्सपर्ट सिचुएशन में आ जाते हैं। उनमें क्या होता है कि वो स्पेसिफिक एरिया ऑफ द प्रॉब्लम को जो है वो फोकस कर सकते हैं, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा उनके अंदर हाईली स्किल्ड एनालिटिकल एबिलिटीज होती हैं जो कि मास्टरफुल उनको बनाती है, वो बेटर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जब ऊपर वाला ये टेबल अच्छे से कर लेना तो आपको नीचे वाली कोई भी चीज जो है वो पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपने इस टेबल को जब अच्छे से करना है, बैनर के स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर्स में आ जाती हैं, तो ये जो है वो आपने अच्छे से करना है। उसके बाद हमारे पास है कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को ट्रांजिशन प्रोसेस में। तो इसमें इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ पॉइंट्स के नेम जो है वो याद कर लेने हैं, ठीक है। आपने इंडिपेंडेंस जो है वो अपनी इंक्रीज करनी है, बिगिन इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस, ठीक है, यानी मोर इंडिपेंडेंटली आपने कोशिश करना है कि आप काम करें। उसके अलावा ये कि मोर रियलिस्टिक पेशेंट केयर असाइनमेंट्स, आपने जो है वो पेशेंट्स के असाइनमेंट्स यानी जो भी पेशेंट के काम होंगे उनको आपने अच्छे से करना है। उसके बाद कि आपने क्लिनिकल और जो होते हैं, ठीक है, रियलिस्टिक शिफ्ट और जो है वो आपने पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करने में, चार्ट्स वगैरह बनाने में जो है वो अपने आवर्स जो है वो उनको अच्छे से जो है वो सर्व करना है। नर्सिंग प्रोसीजर्स को आपने परफॉर्म करके देखना है इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग, यानी सिर्फ दूर खड़े होकर ऑब्जर्व नहीं करना बल्कि आपने जाके उनको करके देखना है, क्योंकि प्रैक्टिस करने में और सिर्फ देखने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो इस वजह से आपने जो कोड ब्लूज की टेक्निक्स हैं, चेस्ट ट्यूब कैसे डलती है, आईवी लाइन कैसे लगानी है, सेंट्रल लाइन कैसे पास करनी है, ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी होती है, पीसीए की टेक्निक्स है, तो वो सारी आपने जो है वो करके देखनी है इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि मोर ट्रूथ अबाउट द रियल वर्क सेटिंग एक्सपीरियंस, कि आपने जो है वो उन लोगों के साथ डिस्कस करना है कि जिन्होंने वाकई वर्क प्लेस के डायलेमास को जो है वो आप देखा हुआ है, जो आपके ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ आपने डिस्कस करना है कि अपनी वर्क की सेटिंग को, ठीक है, तो वो आपको अच्छे से जो है वो गाइड करेंगे। अपॉर्चुनिटीज के लिए आपने हमेशा देखते रहना है, कोशिश करने की ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग की चीजें जो है वो करें, इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग करें, ठीक है। फीडबैक जो है वो आपने लेना है अपने स्टाफ से, इंस्ट्रक्टर से, ताकि आप जान सकें कि आप किस तरह जो है वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये कि आपने उस एरिया के अंदर अपनी ड्यूटी लगवानी है जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, जिस वार्ड में आप इंटरेस्ट रखते हैं उसमें जो है वो आपने ड्यूटी लगानी है, और ये भी आपकी सक्सेस की तरफ जो है वो एक स्टेप होता है इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये है कि आपने पॉजिटिवली थिंक करना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो आपने फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। ये जो पॉजिटिव थिंक करना है आपने, इसके अंदर एक टर्म है ऑल बैटल एक्स, ठीक है। ऑल बैटल एक्स मतलब ये है कि आ, कुछ इस तरह के लोग होंगे जो कि ग्रज रखते होंगे, ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उनसे आपने बचना है। यहाँ पे एक टर्म आपको मिलेगी ऑल बैटल एक्स, ठीक है।
तो उसका मतलब यही है कि आपने ये ऑल बैटल एक्स, इसको आपने अंडरलाइन कर ले कि आपने उन लोगों से बचना है जो कि हु हैज अ ग्रज अगेंस्ट न्यू नर्सिंग ग्रेजुएट्स, ठीक है। तो उनसे आपने जो है वो बचना है और अपने आप को पॉजिटिव जो है वो हमेशा सोचना है। उसके बाद आपने फ्लेक्सिबल जितने भी प्रोसीजर्स पॉलिसीज वगैरह होते हैं, हॉस्पिटल के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो उनको जो है वो आपने फॉलो करना है अच्छे से, ठीक है। इस तरह से आपको जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि आप किसी भी जो रूल है उसको अच्छे से फॉलो कर सकें। उसके बाद आपने ऑर्गेनाइज्ड रहना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको फॉलो करना है, ठीक है। हैफर्ली कोई काम नहीं करना, हेल्दी रहना है, स्टे हेल्दी। और उसके बाद ये है कि फाइंड अ मेंटोर, आपने कोशिश करनी है वहां पे हॉस्पिटल के एरिया में आपको कोई मेंटोर मिल जाए, कोई टीचर मिल जाए जो आपको अच्छे से जो है वो चीजों के बारे में गाइड कर सके, ठीक है। या दूसरे ग्रेजुएट्स होते हैं उनके साथ आपने रहना है, क्योंकि आपके सेम एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो आप एक दूसरे के साथ जो अपनी बात अच्छे से शेयर कर सकते हैं। तो दूसरे ग्रेजुएट्स को आपने मिलना है और हैव सम फन, ठीक है। दिस इज लाइफ नॉट अ फ्यूनरल सर्विस। तो आपने क्या करना है कि आपने आपको कोशिश करने के अच्छे से जो है वो अपना मूड जो है वो ठीक रखना है। नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट, आपको पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में जो है वो मैंने क्या एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। वर्क सेटिस्फेक्शन है या किस चीज की जो है वो बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो है वो सारा आपका ये सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपने सिर्फ पॉइंट्स को जो है वो एक नजर देख लेना है। इसके बाद एक मॉडल है यहाँ पे टीटीबी मॉडल, 9 to 12 मंथ्स इंटर्नशिप जो है वो रिकमेंड करता है, टीटीबी मॉडल है हमारे पास। तो टीटीपी मॉडल जो है वो ट्रांजिशन टू प्रैक्टिस मॉडल को हम कहते हैं टीटीपी मॉडल। ये 9 to 12 मंथ्स की जो है वो इंटर्नशिप रिकमेंड करता है ताकि न्यू ग्रेजुएट जो है वो अपनी सपोर्ट, उनको कंटिन्यूली जो है वो सपोर्ट मिल सके। तो जो टीटीपी मॉडल है इसके अंदर जो उन्होंने मॉडल हमें दिया था वो इस कुछ इस तरह से है मॉडल। इसके अंदर जो है वो सबसे पहले एक तरफ एजुकेशन है, ठीक है, फिर रेगुलेशन है और फिर प्रैक्टिस है। तो ये 0 to 6 मंथ का है, यानी सबसे पहले आपने अपना एग्जाम जो था वो पास किया, ठीक है। एनक्लेक्स का एग्जाम जो है वो आपने पास किया, उसके बाद आप रजिस्टर्ड नर्स, आपको उसका लाइसेंस मिल गया। फिर आप आ गए वर्क फोर्स के अंदर, या जहाँ पे आपने काम करना है अपने हॉस्पिटल के अंदर आ गए, ठीक है। तो ये 0 से 6 मंथ तक क्या होगा वो चीजें हैं, और 6 to 12 मंथ तक, ठीक है। 0 to 6 मंथ तक जो है वो क्या होना कि ट्रांजिशन मॉड्यूल्स, पेशेंट सेंटर्ड केयर जो है वो आप करेंगी, कम्युनिकेशन टीम वर्क करेंगी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को फॉलो करेंगी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन्फॉर्मेटिक्स को फॉलो करेंगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको ऑनगोइंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, यानी आपको जो है वो इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो है वो सपोर्ट मिलेगी। तो ये रिफ्लेक्शन, ये पीरियड जो है वो इतना रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, ये फीडबैक को शो कर रहा है। तो ये टीटीवी मॉडल जो है उसको आपने ड्रा करके अच्छे से जो है वो देखना है, क्योंकि टीटीवी मॉडल भी जो है वो इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीटीवी मॉडल। तो टीटीवी मॉडल लास्ट पे आपने कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है वो चैप्टर तकरीबन एंड हो जाता है यहाँ से। इसके अंदर जो थी वो इतनी ही चीजें थी जो इम्पोर्टेंट थी, ठीक है।